नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज इस प्रौढ़ चर्चा के सामाजिक संध्या में हम लोग दंड विधान पर, न्याय व्यवस्था पर चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जिस समाज में अपराध ज़्यादा होते हैं वहाँ सज्जनों का जीवन कष्टकर होता है। तो सज्जन सुख से रहें और दुर्जन नियंत्रण में रहें, इसके लिए विधि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था दोनों को ही काफ़ी चुस्त और दुरुस्त होना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से जो न्यायपालिका है, जो अपराधियों पर मुकदमा चला करके और उनके दोष या निर्दोष होने का निर्णय करती है, उस संबंध में बहुत ही व्यवस्था को सतर्कता की आवश्यकता है कि जो न्यायपति हों, विचारपति हों, जो न्याय देते हैं, वे विभिन्न प्रकार के अपराधों से अवगत हों और यह देखें कि इस तरह के उनको निर्णय देना पड़े जिससे कि अपराधी सुधर जाएं, अपराधी सही मनुष्य के रूप में जीवन बिताने के योग्य हो जाएं। इसीलिए प्रौढ़ दंड विधान को नहीं स्वीकार करता है, यह एक संशोधन विधान को स्वीकार करता है। इसीलिए जो कारागार हैं वे संशोधनागार होने चाहिए और जो अपराधी हैं वे एक प्रकार से मानसिक रोगी हैं, जिनका मन विभिन्न प्रकार के कारणों से विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त होता है। इसीलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए जैसे किसी हॉस्पिटल में एक रोगी के साथ किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की थी दो प्रकार के अपराधियों के बारे में। एक तो जो जन्मगत कारणों से होते हैं, जिनके डीएनए, जीन्स, इनके भीतर ही कोई न कोई कमी रहती है, कोई न कोई त्रुटि विच्युति रहती है, जिसके कारण वे अपराध करते हैं। और दूसरा जो अभ्यासगत अपराधी हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, जो किसी न किसी कारण से, कि चाहे नैतिक शिक्षा की कमी हो या उनको मन को ऊंचे उठाने वाले कोई आदर्श उनके साथ नहीं रहे हों, या कोई कानून विधान या समाज व्यवस्था ऐसी नहीं मजबूत रही हो जिससे कि वे सही रास्ते पर चल सके। तो इसीलिए ये अभ्यासगत अपराधी बहुत बड़े, यद्यपि ये बहुत उस तरह के निर्णय नहीं होते हैं जैसे कि जन्मगत अपराधी, किंतु फिर भी ये बड़े बड़े अपराध करते हैं और इनके लिए कठोर दंड विधान जरूरी है। केवल मानवीय संवेदना से काम नहीं चलता है। और जो तीसरे प्रकार के अपराधी हैं उनको हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल कारणों से जो अपराध करते हैं, जो परिवेशगत कारणों से अपराध करते हैं। जैसे उनको एक ऐसा परिवेश नहीं मिला जिससे कि उनके अच्छे व्यक्तित्व का उदय हो, आविर्भाव हो, उनके भीतर महान उच्च कोटि की उत्कृष्ट भावनाएं जागे। इस तरह के परिवेश के अभाव के कारण वे अपराध करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति घर पर है और उससे कोई मिलने के लिए आते हैं और वे नहीं चाहते हैं कि उनसे मैं मिलूं, और वे अपने 9 साल 10 साल के सुपुत्र को कहते हैं कि बेटा जाओ कह दो कि पिताजी घर में नहीं हैं, वो जब आएंगे तो आपसे संपर्क कर लेंगे। तो बेटा 9 साल 10 साल का एक किशोर वय का बालक है, वो जाकर जैसा पिता ने कहा वो कह दिया, लेकिन वो चले भी गए तो पिता की इच्छा तो पूरी हो गई,
लेकिन उस बच्चे के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा कि पिताजी घर में हैं, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मैं घर में नहीं हूँ। इसीलिए जो उसके ऊपर इस तरह के जो निरंतर बार बार इस तरह की बातें घर में कही जाएंगी, बीड़ी नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, तो उसके मन में एक थोड़ा आकर्षण भी जगता है कि भाई पीने से क्या होता है, ज़रा देखा जाए। या ऐसी संगति में वो पड़ गया। इससे जो परिवेश के कारण जो अपराधी होते हैं उनमें मुख्य कारण परिवेश या संगति होता है कि जैसा उनको चारों तरफ वातावरण मिलता है, जैसी संगति मिलती है, उसी तरह का उनका व्यक्तित्व बनता है। तो ये जैसे वो शराबियों के बीच कभी चला गया, उसके मित्रगण शराब पीते हैं और उन्होंने कहा कि अरे जरा ठीक है, तुम अच्छे हो, भद्र हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, थोड़ा सा इसका स्वाद लेने में क्या है। तो वो थोड़ा थोड़ा स्वाद लेते लेते ऐसा है कि शराब ही उसका स्वाद लेने लगता है और वो इस तरह से एडिक्शन उसके अंदर हो जाती है कि छोड़ नहीं पाता है। उसी तरह से ये जितने भी इस तरह के जो है ना, जैसे ठगी करना, बिना टिकट चलना, लूटपाट करना, महिलाओं का अपहरण करना, बलात्कार करना, जालसाजी करना, जुआ खेलना, इस तरह के जितने अपराध हैं ये सब परिवेशगत ही अपराध हैं। उनको उसी तरह का परिवेश मिलता है जिसके कारण कि इस तरह की उनके अंदर अपराध करने की भावना जगती है और वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को केवल मनोवैज्ञानिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक पैसे हर जगह आवश्यक है। हर अपराधियों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवस्था ज़रूरी है, क्योंकि मन ही सब सर्वप्रमुख है। अगर मन में पवित्र भावना हो, अच्छा बनने की अगर उसके अंदर इच्छा हो, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। लेकिन जब मन ही अगर उसका विकृत है, मन ही अगर अवांछनीय कार्यों में व्यस्त है, तो फिर वो कभी भी अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक तो उसके साथ रहे ही, लेकिन इसके साथ कठोर दंड विधान भी जरूरी है। क्योंकि ये जो अपराध करते हैं, अपराधियों को अगर और लोगों के साथ सामान्य रूप से मेल जोल करने दिया जाए, रहने दिया जाए, तो ये अपराधी फिर संक्रमण के रूप में दूसरे के भीतर भी अपराध करने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक व्यवस्था तो ली ही जाए, लेकिन इसके साथ साथ कठोर दंड व्यवस्था भी हो, या कठोर उनको कारागार के श्रम या अन्य प्रकार के जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कि वे आम लोगों से, आम बंदियों से, जो साधारण बंदी हैं, उनसे मिलकर उनके भीतर भी कोई कुख्यात अपराध करने का संक्रमण नहीं पैदा कर सके। तो इसीलिए जो परिवेशगत अपराध हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है अपराधियों का। इसमें जैसे फिल्म है, बहुत से अपराध फिल्म देखकर लोग करते हैं, और फिल्मों में हम जानते हैं कि बहुत कुछ अव्यावहारिक चीज़ें दिखाई जाती हैं, और उन चीज़ों को देख करके किशोर उम्र के खास करके जो युवक और युवतियाँ, वे उस तरह का नकल करने की कोशिश करते हैं, और उसके फलस्वरूप वो धीरे धीरे अपराध में प्रवृत्त हो जाते हैं। उसी तरह के अश्लील जैसे चित्र हैं, या नाना प्रकार के ऐसे साहित्य हैं जिनमें अपराध वृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जिससे तो ये सब मिलजुल करके जो एक परिवेश पैदा करते हैं, एक संगति दोष उनके अंदर जो आता है, वो संगति दोष के कारण वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसीलिए इनको तो अच्छी संगति, अच्छा वातावरण देना आवश्यक है। वैसे भी जो कारागार हैं, उसमें अंदर में हमेशा पवित्र ही वातावरण रहना चाहिए। जिस भी प्रकार के अपराधी रहें, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक ऊंचे आदर्श की ओर चलने की भावना जगे, हमेशा एक अच्छा पक्का मनुष्य बनने की भावना जगे,
इस तरह की प्रेरणा वहाँ देना आवश्यक है। तो इसीलिए जो न्यायपति हैं, विचारपति हैं, इस बात को देखेंगे कि यह किस कारण से अपराधी बना है। अगर वह कारण जान लेंगे तो उसी के अनुसार वो निर्णय करेंगे अपना, जिससे कि इस आदमी का कारण निवारण हो, तो ये आदमी ठीक हो जाए। तो जो परिवेशगत अपराधी हैं उनके लिए एक सही परिवेश देना आवश्यक है, उनको साथ साथ आध्यात्मिक अनुशीलन भी आवश्यक है, और एक मनोवैज्ञानिक उनको प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक उनका डील करना ये भी आवश्यक है, जिससे उनका मन वैसा ही वातावरण को में रहना पसंद करे जिसमें कि अच्छे लोग रहना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि केवल कोई अपराध कर लिया इसीलिए वो बहुत ही कड़े कठोर हमारे विधान का आकर्षण का केंद्र नहीं होना चाहिए। ये मूल बात है कि किस कारण से उसने अपराध किया, वो किस तरह का अपराधी है, क्या उसके अपराध का किसी तरह से निराकरण किया जा सकता है, क्या उसको सही मनुष्य बनाया जा सकता है, ये बहुत आवश्यक है देखना। इसलिए जो विचारपति न्यायपति होते हैं उनका इस मामले में बहुत ज़्यादा दायित्व है। और आजकल तो जो जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस हैं उसमें एक यह सिद्धांत है कि भले कितने ही दोषी व्यक्तियों को मुक्त कर दिया जाए, वो दंडित नहीं किए जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर है कि अगर दोषी मुक्त हो गया चलो कोई बात नहीं है, लेकिन निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम वर्तमान व्यवस्था को देखें तो ऐसी स्थिति है कि बहुत से लोग कारागार में ऐसे हैं जो कि जितना अपराध का दंड होना चाहिए उससे ज़्यादा समय वो जेल में रहते हैं और जेल का अन्न खाते हैं, और वहाँ की संगति के कारण और भी खुखार अपराधी हो जाते हैं। अगर पॉकेट मार कोई गया तो चोर बनकर निकलता है, चोर गया तो डाकू बन कर के निकलता है। इस तरह का परिवेश है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या ऐसी है जो गरीब हैं, जो अपने लिए वकील भी नहीं रख सकते हैं, इसीलिए वे वहाँ पर जितनी सज़ा होनी चाहिए उससे ज़्यादा समय रह करके भी अपने निकलने का साधन नहीं जुटा पाते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो कुछ समय जेल में रहे, तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बहुत कैदियों से बातचीत हुई, परिचय हुआ, तो उन्होंने देखा कि अरे इसका तो 6 महीना सज़ा ही होना चाहिए, इसको 2 साल हो गया है। तो उसने खुद ही, वकील नहीं था लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने उसके नाम से एक दरख्वास्त लिख करके कोर्ट में भेजा, और वो जो व्यक्ति वहाँ हाजिर हुआ उसने जो अपनी स्थिति बताई तो फिर उसको रिहा कर दिया गया, क्योंकि ऐसे ही 2 साल रह चुका था और 6 महीना उसको अधिक से अधिक सज़ा काटना था। तो इस तरह से कितने ही वहाँ पर हैं। तो ये जब तक कि स्थिति को हम नहीं सुधारेंगे तब तक निर्दोष लोग या दोषी लोग को भी दंड देने की विधान तो यही होना चाहिए कि सुधारना है। दंड क्या देना है, मनुष्य है, वो जन्म से कोई अपराधी बनकर के नहीं आता है। जैसे जैसे उसको अगर बचपन से ही उसको आध्यात्मिक संस्कार दिया जाए, जैसे शिव श्यामूर्ति जी का कहना है कि माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो अपने में उसके मेरुदंड को सहलाते हुए कीर्तन गाए, आध्यात्मिक संगीत गाए, जिससे कि बच्चे के अंदर शुरू से ही, जन्म से ही उसके भीतर में उच्च कोटि के संस्कार जगें और वह जो है एक अच्छा मनुष्य के रूप में धीरे धीरे अपना विकास करे। इसीलिए जो मन है इस पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मन अगर मनुष्य का हो गया तब तो फिर समाज सज्जनों से भरपूर रहेगा, समाज में कोई अपराध नहीं होंगे। अन्यथा लोग जो ताला लगाते हैं अपने ट्रंक में या अलमारी में, तो उसकी कौन कदर करता है? अपराधी थोड़ी कदर करता है। जो
चोर होगा, जो डाकू होगा, वो तो ताला तोड़ करके और सामान, गहने, जेवर, रुपए, पैसे सब ले जाता है। उसकी कद्र तो कोई ईमानदार आदमी ही करेगा कि भाई ताला लगा हुआ है, कोई ज़रूरी चीज़ होगी, इसको नहीं छूना है। तो इसीलिए जो अपराध की प्रवृत्ति है, इसके कारणों को जान करके उसका निवारण करना अत्यावश्यक है। और ये जो परिवेशगत हैं, इनके लिए एक अच्छा परिवेश, जिस तरह की फिल्में आजकल आती हैं, गाने आते हैं, डांस आते हैं, तस्वीरें आती हैं, तरह तरह के टीवी पर प्रोग्राम, आजकल सोशल मीडिया पर प्रोग्राम इस तरह के आते हैं, इन सबों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और एक बहुत उच्च, अच्छे स्वाद वाली, रिफाइन टेस्ट वाली, लोगों के भीतर ऊंची भावनाएं जगाने वाली ही बातें आनी चाहिए, महापुरुषों के जीवन पर आनी चाहिए, महान महान कर्मों पर आने चाहिए, ताकि लोग अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। और मैं तो ये कहूँगा कि मनुष्य अच्छा प्रोफेशनल बने, उसके साथ साथ अच्छा मनुष्य भी बने, और दोनों मिल कर के तब समाज के संपन्न बनेंगे। और अभी जो परिवेशगत अपराध हैं, इसमें कानून की मदद बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो डरें कि अगर हम गलत करेंगे तो हमको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। और उसके साथ साथ आध्यात्मिक साधना और एक परिवेशगत वातावरण तो उनको मिलना ही चाहिए, जिससे कि वे हमेशा ऊपर उठने, एक अच्छे सही मनुष्य बनने की भावना से हमेशा प्रेरित रहें। नमस्कार।